सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी का जो DLED 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसका जो सेकेंड पेपर आपका हुआ है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसके सल्यूशन को लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो जैसा कि चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसके पहले जो आप लोगों का जो पेपर हुआ था उस पेपर के सल्यूशन को मैंने करवा दिया है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरी बात कि शाम को 7 बजे जो क्लासेस आपकी 8 बजे होती थी मैथ की, वो आज आपकी 7 बजे होगी धुआंधार। अब समझ लेना कि यदि माता रानी की कृपा रही तो सीधे क्वेश्चन आपका परीक्षा में छपेगा, ये देख लेना। पेपर का टाइटल रहेगा पेपर आउट, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं। आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जानते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का जो कार्यालय मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है मेरे दोस्तों, नई दिल्ली है। कहाँ पर है आपका, नई दिल्ली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान क्या कह रहा है। देखिए कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा नीति आयोग के तहत की गई थी। तो ध्यान रखिएगा यह किस शिक्षा नीति के तहत की गई थी। देखिए नई शिक्षा नीति 1986, किसके तहत, नई शिक्षा नीति 1986 के तहत। आगे आपका जाता है, देखिए कि बौद्धिक क्या है आपका दोस्तों, कि विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला। तो ध्यान रखिएगा है, तो ध्यान रखिएगा विद्यालय की जो बौद्धिक प्रयोगशाला है उसको पुस्तकालय कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पुस्तकालय कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर किस पे आप चला जाएगा आपका, देखिए थर्ड पे चला जाएगा। किस पे चला जाएगा, थर्ड पे चला जाएगा, पुस्तकालय। आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है, देखिए लिखा है, देखिए कि औपचारिक रूप से किससे आपका, देखिए कि औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, यह कथन है। तो आप लोगों का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह कथन किसका था आपका, देखिए हैरोल्ड किनज का। किसका था, देखिए इसका नाम था इनका, देखिए डिटेल में अगर नाम जाने तो हैरोल्ड कुट्ज नाम था इनका। क्या नाम था, हैरोल्ड कुट्ज। यहाँ किनज दिया है तो ऑप्शन नंबर किस पे आपका गया, थर्ड पे चला जाएगा। चलिए आगे जानते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस आकार का भवन नहीं होता। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ए आकार का आप जानते हैं शंक्वाकार तो भवन होता ही है। आई आकार का देखेंगे तो भाई नीचे वाला, जैसे आपका देखिए ये आपका ये छत हो गया इस टाइप का, ये इस तरीके से हो सकता है। लेकिन जो डी आकार का शेप में है इस टाइप का अगर आप भवन नहीं देखेंगे दोस्तों इस तरीके से, तो मेरा जो ऑप्शन जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी पे जाएगा। आपने किस बार ऑप्शन मारा है जरूर कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है दोस्तों कि देखिए आपका क्लियर से दिख नहीं रहा है लेकिन मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए लिखा है कुर्सी व मेज की स्थिति छात्रों के लिए होनी चाहिए। कुर्सी और जो मेज होती है उसकी स्थिति जो छात्रों के लिए क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए, शून्यात्मक होनी चाहिए, उपरयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड पे चला जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, सेकेंड पे चला जाएगा, जो है आप लोगों का ऋणात्मक। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ऋणात्मक हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 में दिया, देखिए कि मातृ शिक्षक संघ क्या दिया है मेरे दोस्तों, कि मातृ शिक्षक संघ की बैठक माह के किस दिन कराने का प्रावधान होता है। तो मातृ शिक्षक संघ की जो बैठक माह के कौन सा, शनिवार और रविवार। कब मेरे दोस्तों, शनिवार और रविवार। आगे आपका जाता है, देखिए कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना, कौन सा दोस्तों, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, सन 1985 में हुई थी। कब हुई थी, 1985 में। तो ऑप्शन नंबर किस पे चला जाएगा आपका, सेकेंड पे चला जाएगा, सन 1985 ईस्वी में। आगे आ जाता है दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि देखिए ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव तो कौन सा होगा, देखो ऑब्वियसली बात है कौन सा हो जाएगा, देखिए बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। कौन सा होगा, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में तर्क शक्ति का विकास करती है। मतलब कि इनमें से कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं तर्क शक्ति का विकास करती हैं। तो दोस्तों इसमें से जो होगा, मेरा जो ऑप्शन जाएगा दोस्तों निबंध लेखन पे जाएगा। लेकिन मुझे डाउट है कि आपका वाद विवाद भी दोस्तों हो सकता है। क्या हो सकता है, वाद विवाद भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो है आपका
निबंध लेखन पे जाएगा। तो आपने क्या अपना किया दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए कि विद्यालय के अभिलेखों, किसका देखिए बात कर रहा है, देखिए कि विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव करना। किसका, आवश्यक सूचनाओं का रख रखाव करना। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या कह रहा है, देखिए कि शैक्षिक पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षक का, तो शैक्षिक पर्यवेक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया में वांछनीय परिवर्तन करना। भाई शैक्षिक पर्यवेक्षक है तो शिक्षा का ही करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा। आगे आपका आ जाता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, कि जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था। तो देखिए जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमिक संस्था क्या होती है, आपका डायट ही होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डायट। आगे आ जाता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर आपका 14, देखिए कि आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया, कब प्रस्तुत किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका प्रस्तुत किया गया था दोस्तों, आपका देखिए आया था, देखिए 2005 में आया, जो आपका था देखिए 2005 में, लेकिन उसको प्रस्तुत किया गया या पारित किया गया था आपका देखिए सन 2006 में। कब दोस्तों, जनवरी 2006 में किया गया था। तो आपका किस पे चला जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चला जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे आपका जाता है देखिए कि आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, कौन सा दोस्तों, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है। ये आप लोगों का 3rd सेमेस्टर में भी आप लोगों का पूछा गया था। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए आपका प्रयागराज। कहाँ हो जाएगा मेरे दोस्तों, प्रयागराज होगा। तो इस तरीके से 15 विकल्पीय प्रश्नों का हमने किया है, कर लिया। चलिए अब दोस्तों अब अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आगे आ जाता है आपको दोस्तों आपका देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए जो आपका 16 है, दिख नहीं रहा, इसमें भी क्लियर नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए है, देखिए शैक्षिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है दोस्तों, शिक्षा में प्रबंधन। तो देखिए क्या बोल सकते हैं, देखिए कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है, कि प्रबंधन का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित नियोजन एवं निर्देशन तथा नियंत्रण किया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन का काम क्या है दोस्तों, कि संस्था के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उचित नियोजन, निर्देशन एवं नियंत्रण किया जाता है, ताकि संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किया जा सके। ये शैक्षिक प्रबंधन का कार्य है। आगे आपका देखिए लर्निंग कॉर्नर से क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लर्निंग कॉर्नर क्या होता है दोस्तों, मतलब कि बोल सकते हैं कि देखिए सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक शैक्षिक गतिविधियां करता है। मतलब बोल सकते हैं कि देखिए सीखने का वह कोना, देखिए लर्निंग कॉर्नर जो होता है वो सीखने का एक ऐसा कोना होता है जहां पर बैठकर जो बालक होता है अपना शैक्षिक गतिविधियां करता है दोस्तों, ये हो जाएगा। या फिर और कुछ कर सकते हैं, ऐसी जगह जहां पर बैठकर विद्यार्थी क्लास के सब्जेक्ट के अलावा अन्य किताबें भी पढ़ेंगे, पढ़ने का काम करता है, वही लर्निंग कॉर्नर होता है। अपने भाषा में आप लिख सकते थे। आगे कह रहा देखिए कि विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। क्या दोस्तों, कि विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है। तो पहला देखिए विद्यालय संगठन का आपका अगर उद्देश्य की बात करें तो पहला उद्देश्य ये होगा कि सीखने सिखाने के लिए उचित वातावरण निर्माण करना। क्या करने के लिए, देखिए सीखने सिखाने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए किसका, एक उचित वातावरण का निर्माण करना। दूसरा अगर हमें बात करूँ तो छात्रों में सामुदायिक भावना का विकास करना। किस चीज़ का, देखिए छात्रों में सामुदायिक भाषा का क्या करना, विकास करना। और बोल सकते हैं देखिए समाज के लिए त्याग करने वाले नागरिकों का निर्माण करना। और हो सकता है देखिए कि शिक्षा में उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता करना। तो ये सभी क्या होगा, विद्यालय संगठन का उद्देश्य हो जाएगा। आगे क्या आपका जाता है, देखिए कि मीना मंच का क्या उद्देश्य है। तो मीना मंच जो किस लिए बताया गया था दोस्तों, लड़कियों के लिए बनाया गया था। और उसका क्या उद्देश्य था, देखिए पहला अगर उद्देश्य की बात करें तो समस्त बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना और उनका ठहराव बनाए रखना। पहला उद्देश्य मीना मंच का यही था कि समस्त बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना और उनका ठहराव बनाए रखना। दूसरा अगर मैं बात बोलूं तो बोल सकते हैं कि बालिकाओं को सीखने, पढ़ने, लिखने एवं सह शैक्षिक गतिविधियों से जोड़ने हेतु अधिकतम अवसर सामुदायिक सहयोग देना। और अगर मैं बात करूं देखिए तो बालिकाओं की सुरक्षा पर चर्चा करना एवं आपसी सहयोग से समाधान करना। और बोल सकते हैं देखिए कि जेंडर का जो भेदभाव है उसको मिटाने का काम करना। तो यही सब क्या है, मीना मंच का उद्देश्य है। आगे है दोस्तों देखिए कि
पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? देखिए, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती है दोस्तों? तो हम बोल सकते हैं देखिए कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का जो आशय है उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। मतलब पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है? जो पाठ्यक्रम के साथ साथ क्या हो जाती हैं? विद्यालय में कराई जाती हैं। इन क्रियाओं का उतना ही महत्व होता है जितना कि कक्षा में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु। इन क्रियाओं को ही पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। इस प्रकार की जो क्रियाएं इनको पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहा जाता है। आगे कह रहा देखिए, किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम। तो प्राकृतिक आपदा अगर एक बात बोल सकते हैं, देखिए एक बाढ़ हो जाएगा, ये भी आपका प्राकृतिक आपदा है। भूकंप हो जाएगा, देखिए भूकंप, ये भी आपका एक प्राकृतिक आपदा है। और आपका क्या हो जाएगा? देखिए बादल का फटना, बादल का फटना भी एक आपका क्या है? प्राकृतिक आपदा है। और क्या बोल सकते हैं? देखिए सूखा बोल सकते हैं। देखिए सूखा भी आपका क्या है? एक प्राकृतिक आपदा है। तो ये सभी क्या है? आपके प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आप लोग आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 कि प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है? पूछ रहा है प्रबंधन और प्रशासन में क्या अंतर है। तो अगर हम लोग नॉर्मल में बोलें, देखिए कि जो प्रबंधन होता है व्यवसाय और कार्यात्मक स्तर की एक गतिविधि है। जो प्रबंधन होता है वो क्या होता है कि व्यवसाय और कार्यात्मक स्तर की एक गतिविधि होती है, जबकि जो आपका प्रशासन है वो उच्च स्तरीय गतिविधि होती है। क्या होता है? देखिए प्रशासन जो होता है आपका उच्च स्तरीय क्या आपका गतिविधि होता है। ठीक है मेरे दोस्तों। और अगर मैं बात करूं तो प्रबंधन जो होता है नीति कार्यान्वयन पर केंद्रित होता है। किस पर? नीति कार्यान्वयन। प्रबंधन जो होता है आपका देखिए नीति कार्यान्वयन पर क्या होता है? केंद्रित होता है। जबकि जो प्रशासन होता है इसी नीति का क्या करता है? प्रशासन निर्माण करता है। प्रशासन क्या करता है? इसी नीति का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला आपका क्वेश्चन था आपका, देखिए कि डायट मेंटर कौन होते हैं? क्या पूछा था? देखिए डायट मेंटर। तो बोल सकते हैं दोस्तों, बोल सकते हैं कि डायट मेंटर जो होते हैं डायट संकाय के सदस्य होते हैं। डायट मेंटर जो होता है वो बोल सकते हैं देखिए कि डायट मेंटर क्या होते हैं कि डायट संकाय के क्या होते हैं? देखिए सदस्य होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? डायट संकाय के सदस्य होते हैं। इनके लिए बालकों का आवंटन निरीक्षण के लिए किया जाता है। इनके लिए क्या होता है? बालकों का आवंटन निरीक्षण के लिए किया जाता है। तो यही आप बोल सकते हैं। देखिए अब इसके बारे में बोल सकते हैं, देखिए इनका कार्य क्या होता है? देखिए कि ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले जो विद्यालय होते हैं उनका भ्रमण करके उन्हें शैक्षिक प्रदर्शन और समर्थन प्रदान करना होता है। और इनका जो काम होता है, देखिए कार्य जो होता है खेल विधि पर आधारित शिक्षा का क्या करना? शिक्षा प्रदान करना। तो ये सभी आपका आ जाएगा। आगे आपका आ जाता है दोस्तों कि विद्यालय अभिलेख के महत्वपूर्ण प्रकार बताइए। तो विद्यालय अभिलेख का जो महत्वपूर्ण जो बोल सकते हैं, देखिए विद्यालय अभिलेख का महत्वपूर्ण जो प्रकार बोल सकते हैं, देखिए पहला आपका प्रकार हो जाएगा शैक्षिक अभिलेख। पहला क्या होगा आपका? देखिए शैक्षिक अभिलेख। शैक्षिक अभिलेख हो जाएगा। कई प्रकार होते हैं आपका। देखिए एक शैक्षिक अभिलेख में क्या होता है? देखिए स्कॉलर पंजी होती है, बच्चों की जन्म तिथि होती है, मूल्यांकन पंजी होती है, छात्र उपस्थिति पंजी होती है, इसी में आ जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है देखिए प्रशासनिक अभिलेख। क्या होता है? देखिए प्रशासनिक अभिलेख आ जाता है। देखिए इसमें प्रशासनिक अभिलेख। अब प्रशासन क्या होता है? देखिए शिक्षक डायरी इसी में होता है, निरीक्षक जो पंजी होती है इसी में होती है, सूचना पंजी जो आपका होता है इसी में होता है, अवकाश पंजी जो होता है इसी में होता है, और आवक जावक पंजी जो होता है प्रशासनिक अभिलेख में ही होता है। इसके बाद आपका एक आता है वित्तीय अभिलेख। कौन सा दोस्तों? एक आपका होता है वित्तीय अभिलेख। वित्तीय अभिलेख क्या होता है? देखिए कि छात्रवृत्ति का जो अभिलेख होता है इसी में होता है। इसके बाद इसका पुस्तकालय अभिलेख होता है, सामान्य अभिलेख होता है, कई प्रकार का अभिलेख होता है। तो आप इसको लिख सकते थे। आगे था मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो आपका देखिए 25 जो था, क्या था आपका? देखिए कि शैक्षिक पर्यवेक्षक को क्या करिए? परिभाषित करिए। क्या पूछा था? देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षक। तो बोल सकते हैं देखिए शैक्षिक पर्यवेक्षक का मतलब क्या है? देखिए जैसे बोल सकते हैं देखिए कि शैक्षिक जो पर्यवेक्षक होता है वो देखिए शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख अंग होता है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियाशील रखा जाता है। तो शैक्षिक पर्यवेक्षक क्या होता है दोस्तों? शैक्षिक प्रशासन का एक प्रमुख अंग होता है, जिसके द्वारा व्यक्तियों को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियाशील रखा जाता है।
अब देखिए अगर शैक्षिक पर्यवेक्षक का कार्य क्या होता है, देखिए तो शैक्षिक पर्यवेक्षक का जो कार्य होता है उस समय प्रारंभ होता है जब शिक्षक कक्षा में होता है। कब होता है दोस्तों? शैक्षिक पर्यवेक्षक का कार्य उस समय प्रारंभ होता है जब शिक्षक क्या हो, कक्षा में होता है। और शैक्षिक पर्यवेक्षक का संबंध देखिए अगर मूल रूप से बोल सकते हैं तो ये क्या होता है, मानवीय तत्व से होता है। किससे होता है? मानवीय तत्व से होता है। आगे आपका देखिए कि संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा जोखा होता है। तो देखिए संचयी अभिलेख पत्र मतलब बोल सकते हैं देखिए कि ये एक प्रकार का अभिलेख ही होता है जो क्या होता है, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के आकलन से संबंध होता है। क्या होता है? जो शिक्षार्थी होते हैं उनके आकलन से संबंधित जो सूचना होता है उसको इसमें रखा जाता है दोस्तों। तो वही पूछ रहा है संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा जोखा होता है, तो हम बोल सकते हैं देखिए किसका, शिक्षार्थियों के आकलन का लेखा जोखा बोल सकते हैं। अब इसके बारे में और बात करें तो आकलन से होता है दोस्तों। और ये क्या होता है, विविध स्रोतों, तकनीकों, परीक्षणों, मतलब कि शिक्षार्थी के बारे में क्या क्या है उसके बारे में डिटेल में अध्ययन किया जाता है। आगे आपका जाता है देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 पूछा गया था कि विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधनों के नाम। किस चीज़ से? विद्यालय से संबंध रखने वाले प्रमुख मानवीय संसाधन। तो विद्यालय से संबंध रखने वाला पहला तो आपका शिक्षक ही हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका? देखिए शिक्षक हो जाएगा। अब शिक्षक हो गया तो आपका छात्र भी तो होना चाहिए, तो आपका छात्र भी हो जाएगा। और जो अन्य आपका स्टाफ हो जाता है, अन्य जो आपके स्टाफ होते हैं वो भी आपका आ जाएंगे इसी के अंतर्गत। इसी तरीके से आप बना करके लिख सकते थे मेरे दोस्तों। आगे जो है दोस्तों आपका कि जिला समन्वय जिले के किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है। जिला समन्वय जो है जिले के किस अधिकारी के पूछ रहा है कि अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है, तो आपका जानते हैं बीएसए होता है। कौन सा होता है? बीएसए के अंतर्गत जितने भी होते हैं आपका बीएसए के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, आगे आपका जाता है देखिए शैक्षिक भ्रमण के कोई 2 महत्व बताइए। तो शैक्षिक भ्रमण के अगर आप महत्व बताएं तो बहुत ही कुछ लिख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि मानसिक विकास करना, शैक्षिक भ्रमण करने से मतलब बालक का क्या होता है, मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास कर सकते हैं। और क्या कर सकते थे? शिक्षा का विकास कर सकते हैं, शिक्षा का विकास कर सकते हैं। तो कई चीज़ें आप लोग अपने भाषा में इसको बना करके आप लिख सकते थे। आगे है देखिए आपका है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ। तो भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब हुआ था मेरे दोस्तों? 2005 में। कब हुआ? 2000 आपका 5 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में हो जाएगा। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया था कि विद्यालयों के शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत कक्ष प्रबंधन और पुस्तकालय प्रबंधन को समझाना था। विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की भूमिका को स्पष्ट करना था। 2 अध्यापकों वाले विद्यालय हेतु समय सारणी तैयार कीजिए। शिक्षक संदर्शिका से क्या अभिप्राय है, इसके प्रबंधन पर प्रकाश डालिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं किस प्रकार बालकों के विकास में सहायक है, उसको लिखना था। ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं, इनके प्रमुख कार्य बताइए। इसके बाद आपका पूछा गया था देखिए कि राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान का संक्षिप्त परिचय दीजिए एवं इसके प्रमुख उद्देश्य बताइए। बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रमुख दायित्व बताइए। ब्लॉक संसाधन केंद्र की संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। शैक्षिक प्रशासन के निर्णयवादी सिद्धांत एवं भूमिका संघर्ष सिद्धांत का वर्णन करिए। तो इन सब बारों में आप लोगों को डिटेल में लिख सकते थे आप लोग। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों का 2 पेपर का सलूशन जो आज का आपका हुआ मैंने उसका दे दिया। आप सभी से मैं फिर से कहता हूं कि रात को 7 बजे आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि रात को 7 बजे जो आप लोगों का मैथ की ज़बरदस्त पेपर आउट क्या हैगा, पेपर आउट टाइटल रहेगा। और समझ लीजिए अगर माता रानी की कृपा ईश्वर ने चाहा तो सीधे वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में फंसेंगे। पूरे सिलेबस को लेकर के मैंने पूरा सिलेबस को कवर करा दिया है एक वीडियो में। और अच्छी तरीके से यकीन करिए मेरे दोस्तों कि यदि आप उस वीडियो को देख करके जाते हैं तो यकीन मानिएगा आपका लगभग 14 से 15 क्वेश्चन तो श्योर फंसना ही फंसना है मेरे दोस्तों। तो आप सभी जरूर जुड़िएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब और जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। इस वीडियो की हम समाप्ति करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।